सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे अच्छा होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के क्लास 12 के इकोनॉमिक्स विषय के यानी अर्थशास्त्र विषय के एक एक चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। यानी एक एक चैप्टर का मतलब सभी चैप्टर को बारीकी से पढ़ेंगे। आज से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग इस सीरीज में? सबसे पहले हम लोग चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जितना भी थ्योरी और जितना भी कॉन्सेप्ट है सभी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ लेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं, उस एमसीक्यू टाइप का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, उसके बाद अगला चैप्टर जाएंगे। जैसे एक चैप्टर आज करेंगे, फिर अगला चैप्टर 2 चैप्टर जाएंगे। दो चैप्टर के थ्योरी एवं कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसका एमसीक्यू करेंगे, फिर 3 चैप्टर जाएंगे। इस तरह का हम लोग मतलब सभी चैप्टर को बारी बारी से सभी चैप्टर को आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है, और चिंता की बात कोई नहीं है कि एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का मतलब कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो जैसे चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्या चैप्टर नंबर 1 है, अध्याय 1 क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 क्या है? व्यष्टि यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक परिचय क्या है, इसके बारे में भी समझेंगे अभी। जैसा कि हम यहाँ पर क्वेश्चन वाइज बनाए हैं। जैसा कि यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक क्रिया क्या है? तो आर्थिक क्रिया किसको कहेंगे? आर्थिक क्रिया उसी को कहेंगे। देखिए, दुनिया में साधन क्या है, संसाधन क्या है? सीमित है, और हमारी आवश्यकता क्या है? असीमित है। हमारी आवश्यकता कभी ख़त्म नहीं होती है। तो सीमित साधनों के द्वारा हम लोग किस संसाधनों का चयन करेंगे जिससे हमें अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो सके, तो उसी को कहेंगे आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया क्या हो गया? उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। उसको क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर बनाए हैं यहाँ पर कि आर्थिक क्रिया के प्रकार। तो आर्थिक क्रिया के प्रकार क्या क्या? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, निवेश, इसको कहेंगे आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। सबको देखेंगे कि उपभोग किसको बोलेंगे। तो उपभोग क्या है? उपभोग को परिभाषित करें, उपभोग की विवेचना करें। जो भी प्रश्न दे इसका उत्तर ही हो जाएगा। तो उपभोग किसको कहेंगे? जो हम लोग जिस वस्तु का उपयोग करते हैं यानी उपभोग करते हैं, जैसे भोजन करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उपभोग। तो उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। जैसे भोजन करना, कपड़ा पहनना आदि उपभोग की क्रिया है। ये सब क्या है? उपभोग करना है, यानी उपभोग कर रहे हैं। अगला है कि उत्पादन किसको कहेंगे? तो उत्पादन देखिए, किसी चीज़ को उत्पादन करने से उस वस्तु का क्या मूल्य बढ़ जाता है या उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। जैसे हम एक उदाहरण देंगे, अगर लकड़ी है तो लकड़ी का मूल्य अभी क्या है? नहीं है, या मूल्य भी है तो कम मूल्य है। अगर इस लकड़ी से हम किसी वस्तु बना देंगे या मेज बना देंगे या कुर्सी बना देंगे तो उस वस्तु की मूल्य क्या? उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। तो उत्पादन वही है जो किसी वस्तु के मूल्य को वृद्धि करता है, मूल्य में वृद्धि या उपयोगिता में वृद्धि। तो उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्यों में, देखिए मूल्यों में वृद्धि करने से। जैसे दर्जी द्वारा कपड़ा काटकर कपड़े सिलना अथवा बढ़ई द्वारा लकड़ी का लट्ठा चीर कर कुर्सी मेज बनाना उत्पादन की क्रिया के उदाहरण है। ये सब क्या है? उत्पादन। उसके बाद है विनिमय क्या है? विनिमय है वस्तुओं का क्रय विक्रय, कि एक वस्तु खरीदेंगे फिर उसके बदले में मुद्रा देंगे, उसको क्या कहेंगे? विनिमय कहेंगे। तो विनिमय को वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधनों का क्रय विक्रय किया जाता है, और यह क्रय विक्रय अधिकांश मुद्रा द्वारा किया जाता है। विनिमय की इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहते हैं। जो मुद्रा के द्वारा वस्तु या सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कीमत निर्धारण भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कीमत निर्धारण को 2 भागों में बांटा जाता है। कीमत निर्धारण को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है वस्तु कीमत निर्धारण, फिर है साधन कीमत निर्धारण। इसको भी देखेंगे कि वस्तु कीमत निर्धारण किसको कहेंगे। तो वस्तु कीमत निर्धारण इसका संबंध बाजार की विभिन्न दशा है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु कीमत निर्धारण से। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, एकाधिकार क्या है और अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है, इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों का चैप्टर है बाजार चैप्टर में इसके बारे में देखेंगे। तो इसके कीमत निर्धारण से अब अभी इतना ही समझिए। अगला है साधन कीमत निर्धारण।
तो साधन कीमत निर्धारण क्या है, जैसे किसी वस्तु के उत्पादन करने में, जैसे आप लोग मोबाइल या लैपटॉप से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जैसे मोबाइल को बनाने के लिए एक फैक्ट्री की ज़रूरत होगी। तो फैक्ट्री कहाँ बनाई होगी, तो फैक्ट्री बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत होगी, फैक्ट्री बनाने के लिए हमें क्या भूमि की ज़रूरत होगी, फिर वस्तुओं के निर्माण करने के लिए क्या लेबर यानी श्रमिक की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसमें पूंजी की आवश्यकता होगी, फिर उसके बाद क्या आवश्यकता होगी, उद्यमी की आवश्यकता होगी। तो इसके ये सब क्या होगा, साधन। तो इस साधन की कीमत, जैसे भूमि का क्या होगा, भूमि के लिए किराया लगेगा, श्रम का क्या देना होगा, श्रमिक मूल्य देना होगा, पूंजी क्या चाहेगा, इसको भी मतलब लाभ कमाना का चाहेगा। तो इसके कीमत को क्या कहेंगे, साधन कीमत निर्धारण। तो साधन कीमत निर्धारण इसका संबंध उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमत निर्धारण से है। इस क्रिया को वितरण भी कहा जाता है, जैसे कि आप नोट में भी लिखा दिए कि उत्पादन के एजेंट क्या है। तो किसी वस्तु के उत्पादन करने के लिए हमें क्या चाहिए, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए और उद्यमी चाहिए। 4 चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है। अगला है निवेश। निवेश किसको कहेंगे, निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं की उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है, ठीक है। पूंजीगत वस्तु यानी ऐसी वस्तु जिससे भविष्य में पूंजी का निर्माण होगा उसको कहेंगे क्या, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहेंगे, निवेश कहेंगे, ठीक है। ये हो गया निवेश। अब आते हैं कि व्यष्टि अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है या सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है या माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि माइक्रो शब्द कहाँ से आया। तो माइक्रो MICRO माइक्रो शब्द ग्रीक शब्द माइक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दे सकता है कि माइक्रो शब्द का किस शब्द से लिया गया है। तो ग्रीक शब्द से। माइक्रोज का अर्थ क्या होता है, तो छोटा होता है। तो ये तो मतलब MCQ टाइप क्वेश्चन के लिए करा दी है। अगर प्रश्न देगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो इसका उत्तर दीजिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाई को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि माइक्रो का अर्थ ही क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए इसमें छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता हो गया, एक उत्पादक हो गया, एक फर्म हो गया, एक उद्योग हो गया, ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। फिर समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहेंगे, जैसे मैक्रो ये भी ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, विशाल यानी बड़ा, यानी बड़े बड़े आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसका भी परिभाषा अगर देंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय यानी संपूर्ण देशों की आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र तो 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 अर्थशास्त्र 2 प्रकार के होते हैं। इसको किसने विभाजित किया था, क्या है, तो इसको विभाजित किया है एक रेगनार फ्रिश नामक अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटे हैं। तो इसी को नोट में लिखा दिए। आर्थिक क्रिया के अध्ययन के संदर्भ में नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनार फ्रिश ने अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र 2 प्रमुख शाखाओं में बांटा है, ठीक है। आगे है यहाँ पर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री विभिन्न विचारधाराएं, ठीक है। देखिए अर्थशास्त्र का अगर सामान्यतः हम परिभाषा देखने जाएंगे तो अर्थशास्त्र में क्या होता है, धन अर्थशास्त्र का परिभाषा सामान्यतः क्या हो जाएगा, धन का शास्त्र, ठीक है, या सीमित संसाधनों में हमारी असीमित आवश्यकताओं की किस प्रकार संतुष्ट करेंगे, उसको कहेंगे अर्थशास्त्र। लेकिन बहुत सारा अर्थशास्त्र ने इसके अलग अलग परिभाषाएं दिए हैं, इसको भी MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। जैसे कि धन संबंधित विचारधारा किसने दिए है, धन संबंधित विचारधारा की परिभाषा एडम स्मिथ, वाकर, सीनियर। फिर कल्याणवादी विचारधारा, इसको किसने दिया, मार्शल। फिर यहाँ पर पीछे नहीं, ये पिगू है, ठीक है, ये पिगू है, मार्शल, पिगू, कैनन। फिर यह दुर्लभ संबंधित विचारधारा किसने दी, रॉबिन्स, विकस्टीड। विकास केंद्रित विचारधारा यानी सैमुअल्सन ने दिया। विकास केंद्रित विचारधारा को आधुनिक केंद्रित विचारधारा भी कहा जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है, इसको किसने दिया, सैमुअल्सन। अगर इतना नाम नहीं याद कर रख पाइएगा तो पहले वाला याद कीजिएगा, यही वाला इंपॉर्टेंट है। जैसे धन संबंधित एडम स्मिथ, कल्याणवादी विचारधारा मार्शल, दुर्लभता संबंधित विचारधारा रॉबिन्स और विकास केंद्रित विचारधारा सैमुअल्सन, ठीक है। अगला है यहाँ पर कि
अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में है। तो अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए विज्ञान क्या खोजता है? विज्ञान कारण और परिणाम खोजता है। तो कारण और परिणाम से संबंधित है वास्तविक विज्ञान के रूप में। तो इसको परिभाषित किसने किया था? प्रोफेसर जेबी से, प्रोफेसर रॉबिन्स। जैसे अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में रखा है। वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जो समस्या को वो जैसी है के रूप में अध्ययन करता है। फिर है वास्तविक विज्ञान में केवल कारण एवं परिणाम के संबंध का विश्लेषण किया जाता है। कारण एवं परिणाम के संबंध का विश्लेषण किया जाता है, जो अभी बताइए। आर्थिक पहलुओं में क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है वास्तविक विज्ञान में। और क्या होना चाहिए, इसका अध्ययन नहीं करता है। ठीक है, क्या है का विश्लेषण अर्थशास्त्र में किया जाता है। और आगे है क्या होना चाहिए, जैसे नीतिगत पहलुओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता। क्या होना चाहिए, इसका अध्ययन किया जाता है आदर्श विज्ञान में। ठीक है, तो फिर आगे का यहाँ पर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान के रूप में। तो अर्थशास्त्र का आदर्शात्मक विज्ञान में रखने वाले अर्थशास्त्र में प्रमुख कौन है? मार्शल है, पिगू है, हार्ट्रे है, किन्स है। आदर्श विज्ञान का संबंध क्या होना चाहिए, जैसे प्रश्न में जिसमें आर्थिक पहलुओं के अच्छाई एवं बुराई के संबंध में विश्लेषण किया जाता है। फिर है और तत्वों की वांछनीयता एवं अवांछनीयता पर अपना मत व्यक्त किया जाता है। इस वर्ग के अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्रियों के दायित्व का निर्वाह केवल इतनी विवेचना से ही नहीं हो जाती है कि विषय वस्तु क्या है, बल्कि उनका यह भी दायित्व है कि वो बतलाए कि विषय वस्तु क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला है कि अर्थशास्त्र, यहाँ पर अगला है 8 नंबर कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान एवं आदर्शात्मक विज्ञान दोनों है। ठीक है, इसको किसने दिया था? इसको दिया था फ्रेडमैन ने। यानी अर्थशास्त्र के स्वरूप को ना तो अकेले वास्तविक विज्ञान में जोड़ा जा सकता है और न ही अकेले आदर्शात्मक विज्ञान से। इसका चरित्र दोनों प्रकार का होता है, वास्तविक भी होता है और आदर्श भी। इसकी परिभाषा किसने दिया था? फ्रेडमैन के अनुसार। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में हो सकता है, दे सकता है। फ्रेडमैन के अनुसार अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। ठीक है, अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उसकी शाखाएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 तरह की शाखाएं होती है। एक वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, फिर है साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत, फिर है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। क्या है, इसको भी देख लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित 3 प्रमुख सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है। एक है वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत। वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत में वस्तुओं का कीमत का निर्धारण किया जाता है कि इस वस्तु की कीमत कितना होना चाहिए। ठीक है, जो सामान्यतः मांग एवं पूर्ति में देखा जाता है। तो इसमें यह विवेचना की जाती है कि उपभोग की वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किस प्रकार होता है। वस्तु कीमत निर्धारण में मांग पक्ष एवं पूर्ति पक्ष दोनों का समावेश किया जाता है। मांग पक्ष उपभोक्ता के व्यवहार एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है तथा पूर्ति पक्ष में उत्पादन लागत एवं उत्पादन दशाएं को सम्मिलित किया जाता है। फिर है साधन कीमत निर्धारण। साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत अभी समझे कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए हमें साधन चाहिए, क्या क्या चाहिए? भूमि चाहिए, फिर हमें श्रम चाहिए, फिर पूंजी चाहिए, फिर एक उद्यमी चाहिए। ठीक है, 4 चीज़ हमें चाहिए किसी वस्तु के उत्पादन करने के लिए। तो इस वस्तु के मूल्य के कीमत में जो भी है उसका कीमत क्या होना चाहिए, उसको कहेंगे साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत। तो इसमें यह विवेचना की जाती है कि वस्तु उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले उत्पत्ति साधनों की कीमतों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। फिर है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। तो आर्थिक कल्याण का सिद्धांत सूक्ष्म आर्थिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि वस्तु एवं सेवाओं की दी हुई मात्रा को अनेक उपभोक्ताओं में किस प्रकार विभाजित और आवंटित किया जाए। ठीक है, जैसे दुनिया में वस्तु एवं सेवाएं सीमित है और जनसंख्या अधिक है, तो जनसंख्या में किस तरह उस वस्तु का विभाजित किया जाए ताकि सभी लोग उस वस्तु का उपभोग कर सके, तो उसको कहेंगे आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। फिर है यहाँ पर कि व्यष्टि, यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि व्यष्टि अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताओं को लिखिए। तो व्यष्टि अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या है? व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन, जैसे व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाए, जैसे व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत बचत, इसका अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। या बोलेंगे अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादन, या व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन, जैसे मांग एवं पूर्ति में किस वस्तु के कितना कीमत रखा जाए, इसका अध्ययन किया जाता है व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है आप लोगों का
चैप्टर 1 का नाम क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट एवं थ्योरी जो भी है, जो आप लोगों का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवा चुके हैं। ठीक है, इसके आगे वाला वीडियो में हम लोग जो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय है, इसके MCQ टाइप क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर में जाएंगे। तो तब तक इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।